हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। अब पढ़ाई आप लोगों को स्टार्ट करनी है तो आज से हम लोग क्लास 12th की हिंदी जो पुस्तक है हमारी आरो भाग 2 का पहला चैप्टर जिसका नाम है आत्म परिचय और एक गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आत्म परिचय कविता ये गीत जो है इन दोनों के जो लेखक हैं जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से आप लोग मुझे बताना ये भी है क्या ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं है, फटाफट बता दीजिए क्योंकि बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है। जब हम लोग एक एक शब्द का अर्थ पढ़ते हुए हम लोग समझेंगे तो हमें बड़ा ही वो कहते हैं ना आनंद आएगा, रस आएगा। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए सभी क्या ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं है। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। चलो बता दीजिए जल्दी से। तो इन दोनों कविताओं के यानी ये कविता ही ये गीत है, इन दोनों के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, याद रखना कौन है ये। जिन्हें आज हम बिग बी के नाम से जानते हैं ना, उनके पिताश्री हैं, याद रखना। हाँ, जिनका जन्म 1907 इलाहाबाद में होता है, निधन 2003 में होता है मुंबई में, क्योंकि अमिताभ बच्चन मुंबई में तो वहीं है, सीधी सी बात है। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखो जो ये आत्म परिचय कविता है इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें कवि कहता है कि मेरा इस संसार का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता संबंध नहीं है, क्योंकि यह संसार है ना, यह संसार एक दूसरे की बुराई करने में लगा रहता है और ये लोग जो हैं यहाँ रहते हैं ये धन दौलत को इकट्ठा करने में जुड़े रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा संसार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे संसार पसंद कैसा है जिसमें प्रेम हो, प्यार करते हो लोग एक दूसरे से। लेकिन यहाँ प्यार की तो कोई मैं कहीं ना तो परिभाषा देख रहा हूँ ना कहीं किसी से एक दूसरे से प्यार करते हुए किसी को देखता हूँ। यहाँ तो बस एक दूसरे का बुरा होते हुए लोग हंसी मजाक करते हुए, फालतू की बातें करते हुए, धन दौलत इकट्ठा करने बस ऐसे ही लगे हुए हैं। तो ऐसा संसार मुझे पसंद नहीं है। ऐसे संसार को मैं रोजाना रोज बनाता हूँ और मिटाता रहता हूँ। और वैसे भी संसार में बनाता हूँ जो प्रेम भरे संसार हैं, जिसमें प्यार की बातें होती रहती हैं। ऐसा संसार मुझे पसंद है। तो हम लोग क्यों ना स्टार्ट करते हैं ये कविता। पहले हम लोग इसका सारांश हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय और एक गीत संग्रह है, निशा निमंत्रण से एक गीत लिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने ज्यादा कठिन। बात तो सही है, यदि इंसान स्वयं अपनी सभी गलतियों को सुधार ले तो शायद पूरा संसार सही हो जाएगा। लेकिन आजकल लोग एक दूसरे पर छींटाखासी करने में लगे रहते हैं। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। बात तो सही है, समाज में कभी किसी से झगड़ा भी होता है, कभी किसी से अच्छा संबंध भी रहता है, तो खट्टा मीठा संबंध रहता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। बात तो सही है, निरपेक्ष यानी बिल्कुल ही किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, उसे निरपेक्ष कहा जाता है। लेकिन ऐसा हम लोग कर नहीं सकते संसार रूपी जीवन से, क्योंकि संसार में आमजन है, आमजन से हमें एक दूसरे से काम पड़ता रहता है। दुनिया में व्यंग बाण और शासन प्रशासन के से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं सकता। बात तो सही है, यानी कोई एक दूसरे से लोग बुराई करें, चाहे काटें, चाहे पीट मरें, चाहे कुछ भी करें, चाहे एक दूसरे की भलाई बुराई कुछ भी करें, लेकिन फिर भी इस संसार से हम लोग दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्सव त्यौहार, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया होती है। बात तो सही है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करना चलता है। द्विधात्मक क्या होता है? यानी सामंजस्य बैठाना एक दूसरे से, यानी कि मेलजोल करना। द्वंद्वात्मक द्वंद्व होता है सुख दुख का, जिसे कहते हैं। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतीक अलग है, यानी मेरा इस दुनिया से मेरा कोई संबंध नहीं है, दुश्मनी का संबंध है तो प्रतीक अलग है। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है, यानी समस्याएं भरी हुई है। उन्मादों में अवसाद है, यानी कि मेरा दीवानेपन में दुख ही दुख भरा हुआ है। रोदन में राग है, रोने में प्रेम लिया फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग है, मीठी वाणी में आग भरी हुई है। विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया। अब देखो कैसे उतर आई है, देखो किस प्रकार से। क्या कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि एक ठस्सा सा है, एक कहने का एक व्यक्ति का एक तरीका होता है, और वह तरीका है क्या है? दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ मैं, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है।
यानी क्या कह रहा है, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ऐसा एक ठस्सा कहने का एक तरीका इनका यहाँ पे उत्पन्न होता है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। छायावादोत्तर एक छायावाद काल होता युग है। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत सारे खंडों में बांट दिया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उसमें है ये। वैसे ये हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रतिकलय का यह वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। कहने का मतलब क्या है, देखो इस कविता में ज़्यादा कुछ नहीं, इतना दे रखा है। कवि कहता है कि मेरा और इस संसार का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, कि मुझे जैसा संसार पसंद है वो प्रेम रूपी संसार पसंद है, जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने संसार से जो भी सीखा उस ज्ञान को मैं भुला रहा हूँ और मैं अपने मन के अनुसार जी रहा हूँ। अब देखो, अब हम करते हैं आत्मपरिचय कविताकार। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहता है, ये संसार रूपी जीवन, यहाँ रूपक अलंकार है, याद रखना। हाँ, आपसे पद्यांश दे करके MCQ सवाल पूछेगा 5। संसार रूपी जीवन में रूपक अलंकार है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मुझे इस संसार में, मुझे इस दुनिया में एक जीवन मिला है। अब इस जीवन मिला है तो सीधी सी बात है, कुछ कार्य भी होंगे, कुछ गतिविधियाँ भी होगी। तो मुझे जो कार्य मिले हैं, मुझे जो गतिविधियाँ मिली हैं, इस संसार में जी रहा हूँ, तो सीधी सी बात है काम मिलेंगे। उन कामों को मैं स्वयं ही, मेरे कामों को मैं कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर इसे लाद नहीं रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं ही जीवन में प्यार लिए घूमता रहता हूँ। कवि कहने का मतलब क्या है कि मुझे इस संसार रूपी जीवन में जो भी गतिविधियाँ हैं उनका भार मैं स्वयं ढो रहा हूँ, उन सभी कार्यों को मैं स्वयं कर रहा हूँ, और फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए घूमता रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यानी किसी ने मेरे हृदय को सितार समझकर उसे छुआ, उसे प्रेम किया और उसने मुझे छोड़ दिया है, फिर भी मैं वही 2 सांसों रूपी तार लेकर के घूमता रहता हूँ। सितार रूपी जो तार होते हैं ना, जिनको छूने से एक क्षण जैसे आवाज़ आती है, ऐसे किसी ने मेरे हृदय को सितार समझकर मुझसे प्रेम किया, छुआ और मुझे छोड़कर वो चला गया, चली गई। तो इसीलिए फिर भी मैं वही सितार रूपी 2 तार, सांसों रूपी 2 तार को लेकर मैं घूमता रहता हूँ। यहाँ पे सांसों के 2 तार, सांसों रूपी 2 तार, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। मैं इसने सुरा का पान किया, इसने रूपी सुरा, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। मैं इसने रूपी इसने रूपी सुरा, सुरा शराब, यानी कि मैंने प्रेम रूपी शराब पी रखी है, उसका मैं रोजाना पीता हूँ, यानी पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं इस संसार का कभी भी ध्यान नहीं देता, मुझे कोई परवाह नहीं संसार की। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता। यानी यह संसार उन्हीं को पूछता रहता है जो एक दूसरे के अनुसार कहते हैं ऐसा कर वैसा कर, बस एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं। बस ये संसार उन्हीं को पूछता रहता है, और जो संसार के एक दूसरे गाते रहते हैं ये आमजन लोग। लेकिन मैं अपने मन के अनुसार चलता हूँ, मेरा मन जो कहता है मैं वही कार्य करता हूँ, इस संसार के अनुसार मैं नहीं दौड़ता हूँ, नहीं चलता हूँ। देखो जो मैंने लिखा है, कुछ शब्द हैं, झंकरे सितार को बजाकर स्वर निकालना, सुरा शराब, इसने प्रेम, ध्यान करना, प्रभा करना। अब ये मैंने शब्दार्थ यहाँ लिख दिया है, वही लिखा है जो मैंने यहाँ आपको समझाया है कि कवि संसार रूपी जीवन में अपनी गतिविधियों को, अपने भार को स्वयं ढो रहा है, फिर भी जीवन में प्यार लिए घूमता रहता है। किसी ने कवि के हृदय को सितार समझकर छुआ और उसे छोड़ दिया, फिर भी कवि उस सितार रूपी तार के, सांसों रूपी तार के 2 तार लेकर घूमता रहता है। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ, इस संसार कभी मैं ध्यान नहीं रखता हूँ, क्योंकि इस संसार में एक दूसरे के लोग जो गाते रहते हैं ना, एक ये संसार जैसा कहता वैसे ही करते रहते हैं, यानी धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा संसार बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने मन के अनुसार जो मेरा मन कहता है वही कार्य मैं करता रहता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार अर्थात सांसारिक गतिविधियों को उठाकर घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जीवन में इन समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है, उसका जीवन अर्थात हृदय सितार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है, तोड़ दिया है किसी ने उसके हृदय को। इसके फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भरा है। फिर कहते हैं कि मेरा जीवन इन्हीं 2 तार रूपी सांसों के कारण घूम रहा है, यानी कि चल रहा है। आगे कवि कहते हैं कि मैं इसने अर्थात प्रेम रूपी शराब पी रखी है, अर्थात उसका पान किया करता हूँ, पान किया हुआ हूँ,
मैंने कभी संसार की परवाह नहीं की है। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं, जो संसार के अनुसार चलते हैं उनका गुणगान करते हैं। मैं अपने मन की इच्छा अनुसार चलता हूँ, अर्थात मैं वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है। आ गया होगा समझ में? देखो, ये व्याख्या मैंने इसलिए लिखी है कि आप लोग कोई गलती नहीं कर दो, क्योंकि पद्यांश आएगा और पद्यांश संबंधित 5 MCQs लघुतरात्मक सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे कवि कह रहा है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उद्गार होता है दिल के भाव, यानी कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में, उर यानी हृदय, स्वयं यानी कि अपने, निज यानी अपना या स्वयं, मैं अपने हृदय में दिल के भाव लेकर के घूमता रहता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, और किसी ने मुझे उपहार स्वरूप कुछ भेंट किया है, उसे अपने हृदय से लगाकर उनको लेकर के घूमता रहता हूं। यह संसार मुझे अपूर्ण लगता है, यह संसार अपूर्ण है इसलिए मुझे भाता नहीं है, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं अपने सपने में जो संसार रोजाना जो बनाता हूँ उसी संसार को लेकर के मैं घूमता रहता हूँ। वापस देखो, कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में दिल के भाव लेकर के घूमता रहता हूँ, और अपने हृदय में जिन्होंने मुझे भेंट स्वरूप जो भी कुछ उपहार दिया उन उपहार को लेकर के मैं घूमता रहता हूँ, अपने हृदय से लगाकर घूमता रहता हूँ। यह संसार अधूरा है इसलिए मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं अपने सपन में, अपने सपने में जो संसार रोजाना बनाता हूँ उनको लेकर मैं घूमता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, यानी मेरे हृदय में अग्नि जल रही है, उसी अग्नि में मैं जल रहा हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में मस्त रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी कि यह संसार रूपी सागर है, यानी कि जग भव सागर तरने को नाव है। कहने का मतलब क्या है, लोगों को यह जो संसार में जीवन मिला है, तो इस सागर रूपी संसार को पार करने के लिए लोग कर्म रूपी नाव का निर्माण करते हैं, यानी कर्म करते रहते हैं। कर्म यानी इस संसार रूपी सागर को पार करना है तो कर्म रूपी नाव बनाते हैं। लेकिन मैं इस सागर की लहरों पर बैठकर मस्त बहा करता हूं, इन सागर की लहरों पर बैठकर इस संसार को मैं पार कर रहा हूं। ये एक एक शब्द का अर्थ है, देख लेना, नहीं समझ में आया तो एक, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, फिर भी मैंने लिख दिया आपकी सुविधा की दृष्टि से। व्याख्या देख लीजिए, कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ को तो ज़्यादा कुछ अच्छा समझ में आ जाता है। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में मन या दिल के भाव लिए घूमता रहता हूँ। मुझे खुशी के जो उपहार मिले हैं मैं उन्हें साथ लिए फिरता हूँ। मुझे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह मुझे पसंद नहीं है, अर्थात अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी कल्पनाओं का संसार लिए फिरता हूँ। मुझे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता भाई प्रेम से भरा? सभी को अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी यह संसार है ना, धन के पीछे भागता रहता है। आगे कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता रहता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी के कारण जीवन में जो सुख दुख आते हैं उनमें मैं मस्त रहता हूँ। यह संसार रूपी सागर समस्याओं का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है और उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बता देना मुझे, कमेंट करे कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं यौवन यानी युवावस्था में दीवानापन यानी पागलपन लिए घूम रहा हूँ। यानी कि मैं इस युवावस्था में दीवानापन लिए घूम रहा हूँ, या पागलपन, दीवानेपन का जो पागलपन होता है उसको लेकर मैं घूम रहा हूँ युवावस्था में। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इस दीवानेपन के कारण मुझे जो दुख प्राप्त हुआ है, या इस पागलपन के कारण मुझे जो दुख प्राप्त हुआ है, उसको लेकर भी मैं घूमता रहता हूँ। जो मुझको बाहर ऐसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ ये दो पंक्तियां इस पूरी कविता की एक निचोड़ है। आ गया? कवि कहता है कि मुझे किसी की याद आती है तो वह बाहर से तो मुझे हंसाती, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा रुलाती है। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। जब मुझे अपने प्रेमिका की या प्रेमी की याद आ जाती है तो वह मुझे बाहर से तो हंसाती है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा रुलाती है। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता रहता हूँ। कर यत्न प्रयत्न, यत्न प्रयत्न, मिटे सब सत्य किसी ने, यानी कि
लोगों ने इस संसार में बहुत सारे प्रयत्न किए हैं और वो सारे प्रयत्न समाप्त हो गए, लेकिन फिर भी किसी ने भी इस सत्य को नहीं जान पाया। यानी कि इस सत्य को जानने के लिए लोगों ने बहुत सारे प्रयत्न किए, सब प्रयत्न समाप्त हो गए, लेकिन फिर भी इस सत्य को नहीं जान पाए। नादान वही है हाय जहां पर है दाना। नादान यानी मूर्ख, दान यानी समझदार या चतुर चालाक। यानी कि मूर्ख वही व्यक्ति है जो अपने आप को चतुर, समझदार और चालाक समझता है। फिर मूढ़ ने क्या जग, यह संसार मूर्ख नहीं तो और क्या है, जो इस पर भी सीखे। यानी यह संसार मूर्ख नहीं तो और क्या है। अब इसको, जब ये मूर्ख है तो इससे सीखने के लिए क्या बचा हो, इस संसार से क्या सीखूं मैं सीख रहा हूं सीखा हुआ ज्ञान भुलाना। अब मैं इस संसार से जो भी कुछ सीखा है उस सीखे हुए ज्ञान को मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। वापस देखो, कभी कहता है कि मैं युवावस्था में पागलपन लिए घूम रहा हूँ, दीवानापन लिए घूम रहा हूँ, इस दीवानेपन के कारण मुझे जो दुख प्राप्त हुआ है उसको मैं लेकर घूमता रहता हूँ। मुझे किसी की जब याद आती है जो मुझे बाहर से हंसाती है लेकिन अंदर से रुलाती रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख देती है, हाय मैं उसी की याद लिए घूम रहा हूँ। इस सत्य को जानने के लोगों ने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन बहुत सारे प्रयत्न समाप्त हो गए, लेकिन फिर भी किसी ने सत्य को नहीं जान पाए। और मूर्ख भी वही है जो अपने आप को चतुर, समझदार, चालाक समझता है। अब यह संसार मूर्ख नहीं तो और क्या है, अब इससे क्या सीखा जाए। इसलिए मैं इस संसार से जो भी सीखा हूं उस ज्ञान को मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूं या भुला रहा हूं। शब्दार्थ देख लेना, यौवन, उन्माद, अवसाद, दुख, उन्माद, पागलपन, दीवानापन, यौवन यानी जवानी अवस्था, यत्न, प्रयत्न, नादान, मूर्ख, दाना, ज्ञानी, मूढ़, मूर्ख। कवि कहते हैं कि मैं जवानी अर्थात युवावस्था का पागलपन लिए घूमता रहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में मस्ती छाई हुई है। इस पागलपन के कारण मुझे अनेक दुख भी मिले हैं, मैं इन दुखों को लिए घूमता रहता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि जब मुझे किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसी याद के सहारे घूमता रहता हूँ, और वह याद मुझे बाहर से हंसा देती है। अर्थात मैं बाहर से हंसता रहता हूँ लेकिन मैं अंदर से रोता रहता हूँ, अर्थात मेरा मन अंदर से व्याकुल हो जाता है। आगे कवि कहते हैं कि इस संसार में लोगों ने सत्य को जानने के लिए बहुत यत्न यानी प्रयत्न किए हैं, लेकिन कोई भी सत्य को नहीं जान पाया है। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है, और मूर्ख वही होते हैं जो स्वयं को समझदार, चतुर, चालाक समझते हैं। आई बात समझ में? यानी कि ये एक पूरे जीवन की एक लाइफ है, ये पूरी लाइफ गुजरी है इसमें, और ऐसा ही चलता है प्रत्येक व्यक्ति के साथ में। बोलो चलता है नहीं चलता? ईमानदारी से बताओ, जल्दी से, फटाफट, जल्दी से बताइए। चलता है ना ऐसा? वेरी गुड। हाँ, सभी के साथ ऐसा ही होता है, पूरा एक जीवन जी लिया आपने इस कविता को पढ़ करके। फिर कवि कहते हैं कि यह संसार मूर्ख नहीं तो और क्या है, जो इन सब को सीखने के लिए दौड़ता रहता है। अर्थात हर व्यक्ति धन दौलत भोग विलास की तरफ भाग रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इधर उधर भागता रहता है। वे सब इतने से सत्य को भी नहीं जान पाए, अर्थात नहीं सीख सके। आगे कवि कहते हैं कि मैंने इस संसार से जो भी ज्ञान सीखा है उसे भुलाकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। अब कवि क्या कहता है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे यमक अलंकार है। कवि कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी कि मेरा और इस संसार का दूर दूर तक कोई रिश्ता या नाता संबंध नहीं है। यानी कि मेरा और इस संसार के बीच में दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता संबंध नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, यानी ऐसे तो पता नहीं कितने संसार में रोजाना बनाता हूँ और मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वो, यानी इस संसार में रहने वाले लोग हैं जो धन दौलत इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहे हैं। मैं प्रति पैर उस पृथ्वी को ठुकराया करता हूँ। यानी कि मेरा और इस संसार का दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे संसार पता नहीं मैं रोजाना कितने बनाता हूँ और कितने मिटाता रहता हूँ। इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग धन दौलत इकट्ठा करने के लिए उधर उधर दौड़ते रहते हैं। ऐसी पृथ्वी को मैं प्रत्येक पैर ठुकराता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं अपने रोने में भी प्रेम लिए फिरता रहता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ और लोगों को लगता है मेरी कोमल वाणी में क्या है, आग छिपी हुई है, मैं उस आग को लेकर घूम रहा हूँ।
हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यानी कि पृथ्वी का वह खंडर का भाग लिए मैं घूम रहा हूँ, जिस पर भूपों के प्रसाद महल, भूपों राजाओं, बहुत सारे राजाओं के महल न्योछावर होते हैं, वह खंडर का भाग लिए मैं घूम रहा हूँ। शब्दार्थ व्याख्या देख लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या पढ़ते हैं ना तो एक बार मैं समझा रहा हूँ फिर व्याख्या पढ़ रहा हूँ तो आपको एक कहानी के रूप में याद हो जाएगा। नो टेंशन, बिना चिंता के पढ़ना है, प्रत्येक सवाल आप लोग सही करेंगे। अभी हम लोग प्रत्येक सवाल भी हम लोग करेंगे, ठीक है। कवि कहता है कि मुझ में इस संसार में कोई संबंध नहीं है, अर्थात मेरे और संसार के मध्य कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मुझे नहीं पता मैं रोजाना अपनी कल्पना के अनुसार कितने संसारों का निर्माण करता हूं, फिर उसे मैं मिटा देता हूं। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन जोड़ने में लगा रहता है, परंतु मैं हर कदम पर उस धरती को ठुकराया करता हूं जिस पर यह संसार के लोग हैं जो धन वैभव इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसी पृथ्वी में रोजाना ठुकराता रहता हूं हर पैर से। जिस पर इस प्रकार के लोग रहते हैं, अर्थात कवि का और इस संसार का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता संबंध नहीं है, क्योंकि कवि को प्रेम रूपी संसार चाहिए और प्रेम रूपी संसार है नहीं। कवि कहता है कि मैं अपने रोदन या रोने में भी प्रेम लिए फिरता हूँ और अपनी शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरी शीतल वाणी में आग समाई हुई है। कवि कहता है कि मैं प्रेम के उस खंडहर के बाग को लिए फिरता हूँ जिस पर मैं बहुत से राजाओं के महलों को नौछावर करता हूँ, अर्थात मैं ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता हूँ जिस पर राजाओं के महल नौछावर हो जाते हैं। यानी कि वह खंडहर का भाग लिए फिर रहा हूँ जिस पर हजारों राजाओं के महल नौछावर हो जाते हैं। देखो कवि ने मतलब एक एक शब्द को कहाँ कहाँ जोड़ा है, आप सोचो। यानी कि पूरा जीवन जी लिया कवि ने इस कविता में। और कवि ने जो जिया है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कोई भी मानव, कोई भी इंसान है ना, सभी का जीवन लगभग ऐसे ही चलता है। आपका भी चल रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। अब आगे देखो कवि क्या कहता है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। यानी कि मैंने अपने दुख भरे शब्दों को मैंने आपको बताया और तुमने कहा देखो कवि ने गीत गा दिया। मैंने शब्दों के माध्यम से मैंने अपनी पीड़ा को तुम्हें समझाया, बताया, तो तुमने उसे गीत समझ लिया। मैं फूट पड़ा, तुमने उसे छंद बनाया। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। और मैंने अपनी पीड़ा को शब्दों के माध्यम से जब लिख दिया है तो उसे आपने छंद समझ लिया। ये कैसा क्या है भाई? यानी कि मैं रोया, यानी मैंने अपने पीड़ा को तुम लोगों को बताया तो तुमने उसे गाना समझ लिया, और जब मैं उस पीड़ा को शब्दों के माध्यम से पिरो दिया, लिख दिया, तो तुमने उसे छंद समझ लिया। क्यों कवि कहकर यह संसार मुझे अपनाए? यह संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपना रहा है? मैं दुनिया का हूं एक नया दीवानो, मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूं। यानी यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने क्यों भूल कर रहा है? मैं तो एक नया दीवाना हूं इस संसार का। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। दीवानापन मेरे हृदय मन में ही नहीं है, मेरी वेशभूषा भी दीवानों जैसी है। मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ। यानी कि मेरा दीवानापन ऐसा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सबको मोह लेता हूँ और सभी मेरे गीतों को सुन करके झूम उठते हैं। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यानी कहने का मतलब कवि कहता है यह संसार मुझे कवि के रूप में अपना रहा है, जो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं इस संसार का एक नया दीवाना हूं। अब मैं ये दीवानापन मेरे हृदय मन में मस्तिष्क में ही नहीं है, मेरे वेशभूषा भी, ऐसा कोई शेष अंग नहीं है जिसमें दीवानापन नहीं झलकता हो। और मैं अपनी दीवानगी से इस संसार को ऐसे ऐसे गीत सुनाता, ऐसे ऐसे कविताएं सुनाता हूं जिससे संसार झूम उठता है। ऐसा मस्ती का संदेश लिए मैं फिरता रहता हूं। कवि कहता है कि मैं रोया, मैंने अपने मन की पीड़ा व्यक्त की, तुमने उसे गीत समझा, तुमने समझा कवि गा रहा है। मैंने हृदय की वेदना जब गीत बनकर फूट पड़ी तो तुमने, अर्थात इस संसार ने कहा वाह क्या छंद रचा है। अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई तो संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि मानकर मेरा सम्मान करना चाहता है, अर्थात यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है? मैं चाहता हूं कि मुझे यह संसार कवि के रूप में नहीं, मुझे प्रेम दीवाने के रूप में देखे, क्योंकि मैं स्वयं को नया दीवाना कहता हूं और मैं हर स्थिति परिस्थिति में मस्त रहता हूं। आई बात समझ में? यह है हमारी पहली कविता।
कवि कहता है कि यह दीवानापन मेरे हृदय में ही नहीं, मेरे मन में भी है, मेरी वेशभूषा में भी दीवानों जैसी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से पूरे वातावरण को दीवाना बना देता हूँ, उसे मस्ती से भर देता हूँ। आगे कवि कहता है कि मेरे गीतों में मस्ती है, ऐसी मस्ती जिसको सुनकर कि यह संसार झूम उठता है और लोग मस्ती में लहराने लग जाते हैं, अर्थात आनंद से झूमने लगते हैं। और मैं ऐसी मस्ती का संदेश लेकर घूमता अर्थात विचरण करता रहता हूँ। यह संसार मेरे गीतों से प्रभावित हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ लोग मुझे इस दुनिया का नया दीवाना समझे, कवि समझने की भूल बिल्कुल भी न करे, क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क वेशभूषा सब दीवानों जैसी है, दीवानेपन जैसी है। तो यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाए, कवि के रूप में न अपनाकर दीवानेपन के रूप में अपनाए। ये थी हमारी एक छोटी सी कविता आत्म परिचय। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो, एक बार मैंने समझा, एक बार मैंने उसे व्याख्या के रूप में पढ़ा, तो ये कहानी के रूप में याद हो गई ना, काफ़ी है। आप आराम से जो पद्यांश आएगा या वैसे कोई सवाल पूछा जाएगा 40 शब्दों में 60 शब्दों में पूछा जाएगा आपसे, तो आप प्रत्येक सवाल का आंसर आराम से दे देंगे और मैं करवाऊंगा सभी सवालों को। अब एक गीत है निशा निमंत्रण, काव्य संग्रह से लिया गया, दिन जल्दी जल्दी डलता है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखो कवि क्या, यहाँ तीन चीज़ें आती हैं हमारे सामने। एक तो यहाँ कवि पथी के बारे में बात करता है, एक चिड़िया के बारे में है और एक कवि ने स्वयं के बारे में कहा है। तो पहला जो पद्यांश यहाँ दिया हुआ है एक पथी के बारे में है। वह पूरे दिन से चला आ रहा है, जब उसे अपनी प्रेमिका की याद आती है जिससे मिलने जा रहा है, तो वह उसी थके हुए पैरों से और भी तेज चलने की कोशिश करता है और उसे डर लगता है कहीं रास्ते में मुझे रात न हो जाए और मैं अपनी प्रियतमा से कहीं न मिल सकूं, तो उसे डर लगा रहता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी कि एक पथिक है जो पूरे दिन से चल रहा है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, एक पथिक है वह सोच रहा है कि इस रास्ते में ही मुझे कहीं रात न हो जाए, मंजिल भी तो दूर नहीं है। अब जहाँ जिससे पथिक मिलने जा रहा है वह मंजिल भी पास में ही है, दूर नहीं है ज़्यादा। यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोच करके जो पूरे दिन से चल रहा जो पथिक है वह उन्हीं पैरों से और भी तेज जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और उसे ऐसा डर लग रहा है यह जो दिन है वह बहुत ही जल्दी जल्दी ढल रहा है। वापस देखो, पथिक सोचता है कि रास्ते में मुझे कहीं रात न हो जाए, मेरी मंजिल भी अभी पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ। यह जैसे ही विचार पथिक को आता है तो वही उसे थके हुए पैरों से और भी तेज चलने की कोशिश करता है या चलता है और उसे डर लगता है कहीं मुझे रास्ते में ही रात न हो जाए। कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला पथिक यानी यात्री देखता है कि उसकी मंजिल पास में ही है। इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है, उसे डर लगता है कहीं उसे चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी पैरों को रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है। जब अच्छे दिन आते हैं ना तो दिन जल्दी ढलते हुए नजर आते ही होंगे आपको भी, ठीक है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब यहाँ एक चिड़िया है जो सुबह अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए उठती है और जैसे ही वह दाना लेकर के आती है तो उसे अपने बच्चों की याद आती है कि बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। जैसे ये विचार चिड़िया के मन में आता है तो वह उन्हीं पंखों से और भी तेज़ उड़ने की कोशिश करती है और उसे भी ऐसा लगता है कि कहीं दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे यानी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे यानी घोंसले से बाहर देख रहे होंगे, झांक रहे होंगे। यह दान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता। जैसे यह विचार चिड़िया को आता है तो उसके पंखों में एक चंचलता आ जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है और उसे ऐसा लगता है कि यह दिन है जो जल्दी जल्दी ढल रहा है, परों यानी पंखों में। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले की तरफ वापस आ रही होती है तो उसके मन में ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे और वे घोंसलों से बाहर देख रहे होंगे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है तो उसके पंखों की गति और तेज हो जाती है और वह घोंसले की तरफ तेजी से उड़ती है यानी बढ़ती है। उसे ऐसा लगता है मानो दिन बहुत तेजी से ढल रहा है। बच्चों की बहुत चिंता होती है, चाहे वो
जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको बस बच्चों की चिंता रहती है और किसी की चिंता नहीं रहती, स्वयं की चिंता नहीं रखता है वो बाद में। अब कवि ने स्वयं के लिए कहा है कि कवि जैसे ही काम से शाम को लौटता है तो वह अपने पैरों से बहुत जल्दी जल्दी चलता है, लेकिन जब उसे एक विचार आता है, यार मेरा घर पर कोई इंतजार ही नहीं कर रहा है, कोई व्याकुल ही नहीं है मेरे से मिलने के लिए, फिर मैं इस पैरों से क्यों जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, तो उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है। उसे ऐसा लगता है यह दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में हुई हलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसे किसी प्रकार से कोई भी इंसान है, जैसे सुबह काम पे जाता है, रात को जैसे आता है, ऐसे ही कभी भी आ रहा है, तो कभी कोई विचार आता है मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कि मुझसे मिलने के लिए घर पर कोई व्याकुल नहीं है, विकल नहीं है, व्याकुल नहीं है, फिर मैं इतना किसके लिए इतनी चंचलता भर रहा हूँ। जैसे ही यह प्रश्न कवि के मन में आता है तो उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है और उसके हृदय में बहुत ज़्यादा दुख होता है, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि दिन जल्दी जल्दी। बात तो सही है, जब कोई इंसान अकेला है, सब छोड़कर चले गए हो या सब इस संसार में नहीं है, तो फिर जैसे वो सभी लोग काम से छोड़ते हैं, दौड़ते हैं, भाई जल्दी से घर पहुंचना है मुझे, तो ऐसे ही कभी भी चल रहा होता है, तो उसे विचार आता है कि यार घर पर मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, तो मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों चढ़, इतनी चंचलता क्यों भर रहा हूँ। जैसे ये विचार आता है तो उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। कभी कहता है कि संसार में वह अकेला है, अर्थात इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, इस कारण मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। फिर मेरा मन क्यों व्याकुल हो, किसी के लिए क्यों चंचल हो, मेरे मन में किसी के प्रति क्यों प्रेम तरंग उठे, अर्थात मेरे मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने से उसके पैर शिथिल हो जाते हैं। पैर प्रेम के अभाव की बात सोचकर कवि ढीला पड़ जाता है। मेरे मन में निराशा और उदासी की भावना उमड़ने लगती है। मेरे हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इससे उसका हृदय पीड़ा से व्याकुल हो उठता है। अब देखो भी, दोनों कविताएं हमने पढ़ ली है, ये गीत और ये कविता। अब देखो आपका पेपर होगा 3 खंडों में, यहाँ अपठित गद्यांश पद्यांश, यहाँ अभ्युक्ति और माध्यम से सवाल, और यहाँ आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 से सवाल पूछा जाएगा। अब आपकी बात करें एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज केवल अपठित गद्यांश पद्यांश और पठित गद्यांश पद्यांश से ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। क्यों सर, जब आएंगे नहीं फिर क्यों पढ़े भाई, सीधी सी बात है। प्रत्येक चैप्टर की जब छोटी छोटी बातें जब हमें आ जाती हैं तो फिर कोई सा भी, चाहे 40 शब्दों में सवाल आए उसका आंसर देना हो या 60 शब्दों में देना हो, छोटे छोटे हमें बात है तो उनको जोड़ करके हम आसानी से पूरे सवाल का आंसर अच्छे से दे सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। देखो, यदि आपको 95% से अंक चाहिए हिंदी विषय में, तो जैसा रास्ता, जैसा वे मैं आपको बता रहा हूँ उस वे से चलते हैं आप लोग, तो एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा और आप 101%, 95% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो मैं ये मानता हूँ जब किसी भी चैप्टर या किसी बुक से, किसी भी क्लास में, किसी भी कहीं पर भी, चाहे एमसीक्यूज पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, लेकिन फिर भी हमें एमसीक्यूज करना है। प्रत्येक सवाल, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ने, एक एक लाइन से सवाल बनाना है, तब जाकर के हम लोग 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक सवाल हम लोग देखते हैं। ये शब्दार्थ है, दिन जल्दी जल्दी डलता है, उससे देख लेना एक बार। ठीक है, अब पहला सवाल है कि बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई। ऐसा सवाल पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। बच्चन कौन? हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी ने जो भी कुछ लिखा वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित करवाया गया। कितने खंडों में प्रकाशित करवाया गया उसे? 10 खंडों में। याद रखना, अच्छा सवाल है। निधन कहाँ हुआ? जन्म इलाहाबाद में होता है। जन्म होता है कब? 1907 में। और मृत्यु मुंबई में होती है कब? 2003 में। याद रख लेना भाई, सवाल जरूरी थोड़ी है यार कोई चीज़ से सवाल पूछा जाए तभी हम लोग उसे पढ़ें, ऐसा तो गलत है ना। नेक्स्ट बताइए। इन इस गीत में विशेषकर किसके हृदय की बात सुनने की कोशिश? बड़ा गजब का सवाल है।
तो किसके? मानव के हृदय की बात सुनी गई है। हालावाद दर्शन की प्रवृत्ति, सवाल पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद रखना, हालावाद प्रेम, जिसमें प्रेम की बातें करते हैं जो इंसान, तो वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। यानी कि हालावाद को स्टार्ट करने वाले प्रवर्तक, प्रारंभ करें प्रेम पूर्वक कहानियाँ लिखना, कविताएं लिखना, किसने स्टार्ट की है? हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? आत्मकथन, आत्मकथन, आत्मकथा, आत्मपरिचय। तो क्या है? आत्मपरिचय। मधुशाला, देखो इनकी स्टार्ट की जो काव्य संग्रह, मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश है, एकांत संगीत है, निशा निमंत्रण है। ये थोड़ा याद रख लेना, ये 35 की रचना है, ये 38 के शुरुआत में है और ये 38 के एंड की रचना है। ठीक है, तो 35 मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय में स्वयं को किसकी तरह बताया है जिसे छूने से कवि के हृदय झंकृत हो जाता है? सांसों रूपी दो तार, दो तार, सितार, याद है? थोड़ा सा याद रखना ऐसी बातों को जो मैं बता, देखो भाई सीधी सी बात है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान में तो रखना पड़ेगा। बिना ध्यान रखे आप लोग, सीधी सी बात है, याद तो नहीं रहेंगे ना, ध्यान रखना होगा तब भी जाकर हमें याद होगा। आत्मपरिचय कविता के अनुसार कवि किसकी परवाह नहीं करता? संसार की नहीं करता। सीधी सी, छोटे छोटे सवाल नहीं है, याद रखना इनको। इस कविता के अनुसार कवि ने कैसे शराब पी रखी? स्नेह रूपी, प्रेम रूपी शराब, बता रखा है आपको। इस कविता में कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है? छायावाद, याद है? छायावादी शैली आया था स्टार्ट में, सारांश में बताया था मैंने उस समय। इस कविता में आए स्नेह सुरा सांसों के तार में कौन सा अलंकार? स्नेह रूपी शराब, सांसों रूपी तार, जगजीवन, याद है? जीवन रूपी संसार, याद है? रूपक, याद रखना। उपमेय को जबरदस्ती उपमान मान लिया जाता है। इस कविता में कवि ने संसार रूपी सागर को कैसा सागर बताया? समस्याओं का सागर। ये लो, सीधे सीधे सवाल है भाई, गलत बिल्कुल मत कर देना। देखो ये सवाल मैं एमसीक्यू, आपको पता है ना, पठित गद्यांश पद्यांश आएगा, तो पठित पद्यांश यहीं से आ जाए, तो बिना देखे बिना पढ़े करो ना, तब जाकर हम लोग 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं बेटा। जो रास्ता बता रहा हूँ उसी को लेकर चलना है बस, और कुछ मत करना फालतू का। दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक गीत किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो निशा निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में मध्ययुगीन के कवि उमर खयाम के मस्तानापन का प्रभाव देखा गया है। ये किस भाषा कविता? यानी कि बच्चन जी की जो प्रारंभिक कविताएं थी, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, जो ये काव्य संग्रह जिसमें कविताएं संकलित थी, तो उसमें उमर खयाम नामक एक कवि था, उसका भाषाओं का प्रभाव देखा गया। तो किस भाषा के कवि थे? फारसी। हरिवंश राय बच्चन द्वारा मधुशाला काव्य संग्रह पर किस कवि का मस्तानापन छाया हुआ है? उमर खयाम, जो फारसी भाषा के। देखो अभी सवाल दोनों जैसा बनना चाहिए वैसा बना दिया है, चाहे कोई सा भी सवाल आ जाए आपके एग्जाम। इस कविता में कवि के अनुसार यह संसार रूपी सागर जो समस्याओं का सागर, इसे लोग पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, लेकिन कवि इसे पार कैसे करता है? लहरों पर बैठ करके। इस कविता में कवि किस अवस्था में पागल हुए घूमता रहता है? युवा अवस्था, यौवन, याद है? यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ। इस कविता के अनुसार कवि किसके अनुसार अपना जीवन चलाता है? मन के अनुसार। इस कविता में कवि अपनी कल्पना के अनुसार किसे रोज बनाता है? संसार को। इस कविता में कवि किसके साथ दूर दूर तक नाता रिश्ता संबंध नहीं है? सीधी सी बात है, मैं और जग, यानी कि कवि कहता है ना, मेरा और इस संसार के मध्य दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता संबंध नहीं है। इस कविता के अनुसार कवि ने किन लोगों को मूर्ख होना, जो अपने आप को चतुर समझदार चालाक समझते हैं, कहीं है क्या? ये रहा। इस कविता में कवि ने बताया कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए इधर उधर भागता है, धन दौलत भोग विलास आदि को पूरा करने के लिए भागता रहता है। कवि ऐसे लोगों को क्या कहा है? मूर्ख। कवि कहता है ना, संसार मूर्ख नहीं तो और क्या है? अब मूर्ख है तो इससे क्या सीखा जाए? कुछ नहीं, मैं तो इसलिए सीखा हुआ ज्ञान भुला रहा हूँ। इस कविता में जब कवि के हृदय की पीड़ा, व्यथा गीत या शब्द रूप में प्रकट हुई तो संसार ने लोग इसे क्या समझा? छंद। नाम ही आया छंद का, सीधी सी बात है। इस कविता में कवि संसार के किस रूप में सम्मान पाना चाहता है? दीवानेपन के रूप में। कवि कहता है ना कि ये संसार मुझे कवि के रूप में सम्मान दे रहा है, ये भूल क्यों करा इतनी बड़ी, जब मेरे मन मस्तिष्क मेरी वेशभूषा दीवानों जैसी है, और जहाँ भी जाता हूँ तो अपनी दीवान के सभी को मस्त कर देता हूँ।
तो वही बात है। आत्म परिचय कविता, कवि का दीवानापन किस किस में भरा है? हृदय मन वेशभूषा, सीधी सी बात है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में गीत पंथी किससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी चलता है? प्रिय से। प्रिय का नाम नहीं बताया, इतना ही प्रिय से। निशानी मंत्र में संकलित दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? सॉरी, जल्दी जल्दी क्या ढलता है? क्या ढलता है? दिन। देखो नाम यार है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कवि पंथी को किससे डर लगता है? रात से। कहीं रास्ते में मुझे दिन जल्दी जल्दी ढल जाएगा तो कहीं रास्ते में मुझे रात न हो जाए और मैं रास्ते से कहीं भटक न जाऊं तो अपने प्रिय से मिलने के लिए मैं बिछड़ जाऊंगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? बता चुका हूं। पुनर्धन उक्ति, यानी कि पुनर्यन दोबारा उक्ति, यानी कथन, कोई भी कथन दो बार आ जाता है तो और दोनों का समान अर्थ होता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। किस कवि ने अपनी आत्मकथा पद में लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने। कितने खंडों में? 4 खंडों में। नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, याद है? कुछ थोड़ा सा याद हो तो बताओ जल्दी से। और कौन सी हैं? 2। 10 द्वार से सोपान तक, याद है? याद रखना। नए पुराने जरोखे किस कवि की रचना है? बता चुका हूँ। हाँ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में चिड़िया को किसकी याद आने पर अपने पंखों को तेज चलाने की कोशिश की? बच्चों की। इस गीत में संकलित दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कवि का घर कौन इंतजार करता है? कोई नहीं करता भाई। कहता है ना, मुझे मेरे घर पे मेरा कोई इंतजार ही नहीं करा, फिर मैं अपने चंचलता क्यों भर रहा हूँ? जैसे ही कवि के मन में ऐसा सवाल आता है तो उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है और उसके हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचती है। जन्म कब हुआ? 7 में इलाहाबाद। मृत्यु 3 में मुंबई 2003। अब ये सवाल आएंगे 40 शब्दों के, 60 शब्दों, इनको अच्छे से देखना। कवि एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करता है और दूसरी ओर मैं कभी जिन्हें जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत लगने वाले कथनों का आक्षेप। देखो कवि कहता है कि मुझे इन संसार में जो भी सांसारिक गतिविधियाँ मिली उनको मैं स्वयं ढो रहा हूँ। फिर कवि कहता है मैं संसार का ध्यान भी नहीं करता हूँ। बात तो सही है, कवि अपना कर्म कर रहा है, भाई अपने कार्यों को स्वयं कर रहा है तो ये संसार अच्छा नहीं लगता उसे। एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है। जग जीवन का भार लेने से कवि का आशय है कि वह सांसारिक गतिविधियों का निर्वाह कर रहा है, स्वयं कर रहा है। वह इस सांसारिक भार को वह स्वयं वहन करता है। वह आम आदमी की तरह सुख दुख हानि लाभ आदि को साथ लिए हुए वह घूम रहा है। लेकिन दूसरी ओर कवि कहता है कि वह संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार के लोग क्या करते हैं। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता। वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर केंद्रित रहता है। कवि यह भी कहता है कि वह सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। अतः ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे के विरोधी न होकर क्या है? पूरक है। जहां पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं। कवि ऐसा क्यों कहा? बात तो सही है। किसी भी इंसान को जहां पर थोड़ा सा भी धन इकट्ठा करने के लिए मिल जाता है ना, वो वहीं के वहीं रुक जाता है। अब वह अपने मकान को, घर को, माता पिता सबको छोड़ कर वहीं आ जाता है। वो तो वह मूर्ख नहीं तो और क्या है? जो व्यक्ति अपने आप को चतुर, समझदार, चालाक समझता है वही मूर्ख है, और तो क्या है? नादान अर्थात मूर्ख व्यक्ति सांसारिक मायाजाल में फंस जाता है। मनुष्य इस मायाजाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है। मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है, वैभव समृद्धि के चक्कर में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी इस संसार में रहते हैं जो अपने लक्ष्य को नहीं भूलते। अर्थात कवि का ऐसा कहने का तात्पर्य संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। मैं और जग कहाँ का नाता? पंक्ति में और शब्द की विशेषता देखो। यमक अलंकार कहाँ होता है? जैसे जहाँ शब्दों की आवर्ती होती है और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग होता है। यहाँ मैं कवि के लिए आया है और ये संसार के लिए आया, ये दोनों को अलग करने का कार्य कर रहा है। यहाँ और शब्द में 3 बार प्रयोग हुआ है तो यहाँ यमक अलंकार है। पहले और कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है। दूसरा और प्रयोग संसारिक विशेषता को बताया गया है। तीसरा और का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया गया कि संसार और कवि में किसी भी तरह का कोई संबंध या कोई नाता संबंध नहीं है। शीतल वाणी में आग होने का क्या? यह भी कोमल वाणी में कभी आग होती है क्या? नहीं, तो विरोधाभास अलंकार है। कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया। इसका अभिप्राय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में जो साहस और आत्मविश्वास रखता है, लेकिन उसके मन में विद्रोह, असंतोष का भाव प्रबल है। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है, अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को भी अभिव्यक्त करता है। इसलिए उसकी शीतल वाणी में विद्रोह की आग भरी हुई है।
बच्चे किस बात की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे? भाई कोई भी हो, जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, बच्चे माता पिता के प्यार के लिए तरसते हैं, ठीक है, और वहाँ वात्सल्य रस होता है, सीधी सी बात है। तो इसीलिए बच्चे झांक रहे हैं कि माँ कब आएगी, कब हमें दाना खिलाएगी, कब हमें प्यार करेगी, इसलिए झांक रहे हैं। पक्षी दिन पर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की प्रतीक्षा करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे, उनका पेट भरेंगे। इसके साथ ही वे माता पिता की स्नेह का स्पर्श पाने के लिए भी प्रतीक्षा करते हैं। माता पिता का प्यार भाई, क्योंकि छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श उनको असीमित आनंद देता है, इसलिए वे इन सब की पूर्ति के लिए वे नीडों से झांकते रहते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवर्ती से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह एक प्रेम गीत है। इसकी आवर्ती से यह प्रकट होता है कि प्रेम में डूबे हुए अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ते कदम मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। जैसे आप लोगों को, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 12th का एग्जाम देंगे, फिर CUET का एग्जाम देंगे, आपको समय कम लगता है ना। आप यदि CUET की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, अभी से करो, इस कूपन कोड का प्रयोग करो और महापैक ज्वाइन कर लो। बस महापैक महापैक महापैक, इस कूपन कोड, क्योंकि महापैक ऐसा पैक है जिसमें सभी बुक्स, सभी टेस्ट सीरीज, सभी बैच, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एक बार पैसा लगेगा बस, फिर सभी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है महापैक लेने में या कुछ बातें जाननी है तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, rajendra.prasad@adda247.com। बेटा मौका अच्छा है, क्योंकि अब कहते हैं ना कि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से कौन ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता? शाहरुख खान, अरुण जेटली, सभी ने यहीं से किया और अपना मुकाम हासिल किया है। यहाँ एक बार आप लोग ग्रेजुएशन करने चले गए, चाहे BSc, BA, BCom कुछ भी हो, आप अपना उद्देश्य आराम से प्राप्त कर लेंगे। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, आपका सिलेक्शन एक बार हो जाता है वहाँ पे, फिर लाखों रुपए का पैकेज मिलता है आपको, मंथली, सालों का, बहुत सारा पैसा मिलता है। यही ध्यान आप रखना है। पति लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर रहता है। इस पंक्ति की आवर्ती समय के निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है और साथ ही यह भी पता चलता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हमें समय के साथ स्वयं को समायोजित करना आवश्यक। समय 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 हमें समय के अनुसार समायोजित करना पड़ता है। हमारे अनुसार समय कभी भी नहीं चलता। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से अभी से, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट जो आपका है, जो आपने ऐच्छिक विषय जिसे कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने लिया है, मैथ, साइंस या कॉमर्स, आर्ट्स जो भी लिया है, वो तो आप लोग पढ़ोगे। CUET का सिलेबस और उसका सिलेबस लगभग समान है, लेकिन GT और लैंग्वेज आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे 12th में। लैंग्वेज जो पढ़ेंगे आप लोग, हिंदी इंग्लिश जो भी है आपके पास XYZ, वो उसका सिलेबस और CUET का सिलेबस रात दिन का अंतर है। रात दिन का क्या, बिल्कुल भी समान नहीं है, एक टॉपिक भी समान नहीं है। तो GT और लैंग्वेज अभी से अच्छे से पढ़ो, 1-1 घंटा रोजाना, और डोमेन आप पढ़ ही रहे हैं, लगभग सिलेबस समान है, NCERT फॉलो करो, ठीक है। और आगे बता दूंगा इस कूपन कोड का कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। हो गया चैप्टर, अभी बता देता हूँ। देखो ये तो हमारा आत्मपरिचय कविता और दिन जल्दी जल्दी डलता है गीत से। सवाल भी सारे हो गए, MCQs वगैरह, डेस्क्रिप्टिव सारे सवाल हो गए। अब मैं एक बात कहता हूँ आप लोगों से, क्लास 12th की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, CUET की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो बेटा, क्योंकि आपको पता है 2022 में, फिर 23, फिर 24, मतलब बच्चों की 7 लाख, 11 लाख, 15 लाख बढ़ती ही जा रही है संख्या। प्रत्येक बच्चा DU, दिल्ली, BHU एंड सभी से ग्रेजुएशन करना चाहता है। अब 12th क्लास के मार्क्स कोई काम के नहीं है, ध्यान रखना। अब CUET में जो 100% आएगा प्रत्येक सब्जेक्ट में, वो अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करेगा। और एक जिस दिन आप अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी जिसका सपना आप लोग देखते हैं, यदि वहां पहुंच गए तो आप अपना लक्ष्य उद्देश्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बेटा जी। अब डोमेन सब्जेक्ट आपका समान है, लगभग NCERT फॉलो आप पढ़ रहे हैं, CBSE जो भी है वो लगभग समान है आपका डोमेन सब्जेक्ट, लेकिन GT लैंग्वेज अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो इसलिए कहता हूँ महापैक से जुड़ जाओ आप लोग, क्योंकि ये पैक ऐसा है जिसमें आप सब कुछ आपको फ्री हो मिले। एक बार पैसा तो लेगा। देखो कैसे इस्तेमाल करें इस कूपन कोड का, कैसे हम लोग जाएंगे। देखो ऐसे गूगल ओपन करना, यहाँ टाइप करना adda247, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, चले जाना, ऑल कोर्सेज। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना अच्छे से बेटा, लाइफ है ये आपकी, इतना पैसा भी नहीं है जो आप 10 दिन का पैसा ही, आपकी जब जॉब लग जाएगी ना तो 1 दिन का पैसा भी नहीं है, ये ध्यान रखना। UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम। अब देखो यहाँ पे ये CUET UG है ना, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये CUET UG ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम वाले हैं तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे।
अब अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स क्या है भी, या आप कहते हो सर जी मैं तो ऑप्शनल, मेरा डोमेन सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, मैं कर लूँगा, तो आप जीटी और लैंग्वेज पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, मान लो आर्ट्स है, सेलेक्ट कर लो जो भी है। अब यहाँ पे उन्नति बैच, समर्थ बैच, अब ये आ रहा है ना महापैक, देखो महापैक ऐसे होगा, महापैक देखो यहाँ पे बहुत कुछ आप पढ़ लेना, क्या क्या मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। महापैक पे गए, यहाँ बाय नाउ किया, यहाँ कूपन कोड यूज किया आपने Y551, Y551 अप्लाई किया, देखो 14,939 रुपये का, और देखो 15 महीने की वैलिडिटी है बेटा, 15 महीने की वैलिडिटी, यानी कि आपके एग्जाम के बाद तक की वैलिडिटी है, इसलिए थोड़ा पैसा ज़्यादा है। फिर दूसरी बात, सभी बुक्स, सभी टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज जो भी लॉन्च बैच करेंगे सब यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले। एक बार पैसा लगेगा बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी बैच को आप परचेज करते हैं तो 10,000 रुपये देंगे, इसको परचेज करें 14,000 दे रहे हैं, कुछ 4,000 रुपये में आपको वहाँ 10,000 में एक बैच मिल रहा है, यहाँ 10,000 में सारे बैच मिल रहे हैं, सभी बुक्स मिल रही हैं, सभी टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है आपको, आप लोगों को। और 15 महीने की वैलिडिटी, 3-4 महीने की वैलिडिटी तो रही है, 15 महीने यानी कि एग्जाम तक के बाद की वैलिडिटी, जब तक आप CUET 2025 का एग्जाम नहीं देंगे। फिर भी कोई दिक्कत आए बैच को परचेज करने में या कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए 24 आवर्स आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, चिंता मत करना आप लोगों को। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं, जो भी आपका आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब मिलेगा इसमें आप लोगों को। ऐसा नहीं हिंदी, इंग्लिश, जीटी सब पढ़ाया जाएगा इस महापैक में, टोटल टीचर आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे। ऐसे ही आप यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप लोग हिंदी मीडियम वाले सेलेक्ट कर लो वहाँ पे, ऑल कोर्सेज UG एंड PG हिंदी मीडियम। अब आपको सब्जेक्ट क्या है, साइंस मान लो, तो यहाँ पे देखो CUET महापैक हिंदी डोमेन, यहाँ पे हाँ हिंदी मीडियम वालों की प्राइस कम है, Y551 अप्लाई कर दो, 6,835 है मात्र। तो आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपका मौका है बहुत अच्छा टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करने का बेटा, और इंग्लिश मीडियम से तो भी। और CUET आपको अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है CUET अड्डा 24/7, जहाँ से प्रत्येक यूनिवर्सिटी में आप चले जाना, CUET 22, CUET 2023 और अब भी 2024 सबसे ज़्यादा बच्चे CUET अड्डा 24/7 के होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ऐसा पढ़ाया जाता है यहाँ पे, कोई भी सवाल बाहर नहीं जाता है, किसी बच्चे से आप पूछ करके देख लीजिएगा अपने आसपास या कॉलेज में जाकर। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, उम्मीद करता हूँ और अभी से तैयारी करो CUET की भी, आप जुड़ जाओ हमारे साथ में। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।